लास्ट हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है, वो था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 4, सेकेंड बुक का है चैप्टर 4। ठीक है, जो बुक अभी तक चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। चैप्टर नेम है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। ठीक है, 1947 से 1990 के बीच में जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद देखेंगे फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग direct participation of the state public sector in industrial development, IPR 1956 जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और डेक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, एंड एट लास्ट डेवलपमेंट ऑफ SSI जिसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री plays an important role in the context of growth and development of a country। किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्री होती है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। ठीक, तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने में क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट होते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्री सर्व्स एज द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। जो इंडस्ट्री होती है वो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होता है? एपिसेंटर होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या हैं। जैसे एज GDP राइजेज देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। जब GDP हमारी बढ़ती है तो जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चर होता है हमारी इंडस्ट्रीज का, उसको क्या होते हैं? वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, मीन्स अपग्रेड होने लगते हैं। सेकेंड है इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्री ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके ग्रोथ में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट अब इंडस्ट्री करती है, जो कि पहले एग्रीकल्चर किया करती थी। इसीलिए ये बोला गया है कि इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। This is because, unlike agriculture, industry produces a wide range of goods which the consumers would like to consume as their income rises। ऐसा अब किस लिए होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, बहुत ही बड़ी रेंज होती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं जब उनकी इनकम राइज होगी तो वो उनको कंज्यूम करने के बारे में सोचेंगे। थर्ड है द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंट अप ऑन अ राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट। अब जो एग्रीकल्चर गुड्स का जो डिमांड होता है उसमें राइज कब होता है? अपॉन अ राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी modest, because agriculture goods like rice and wheat are the necessities of life and have low income elasticity of demand. Thus industry replaces agriculture as an epicenter of growth। इस वजह से क्या है कि इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर दिया है, अब इंडस्ट्री बन चुकी है हमारी ग्रोथ का एपिसेंटर।
सेकेंड है हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस becomes significant when agriculture is already overburdened and the labor force is rising rapidly. अब इंडस्ट्री क्या करती है, एक तरीके से बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए. इससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर में क्या हम लोग देख रहे हैं अभी कि वहाँ पर कोई हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है. क्यों? क्योंकि जो लेबर है वो क्या हो रहे हैं, लेबर फोर्स हमारी रैपिडली राइज हो रही है. इन फैक्ट with a rise in agriculture productivity, farming sector has released a large supply of labor force. अगर देखा जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में राइज तो हो रहा है, लेकिन जो फार्मिंग सेक्टर है सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स रिलीज करती है या सप्लाई करती है. ठीक, इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशंस आउटसाइड एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कंस्ट्रक्ट. तो इस तरीके की जो लेबर फोर्स होती है वो केवल तभी गेनफुल एम्प्लॉय बन पाएंगे जब वो एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरी जगह काम करेंगे. तो इसके लिए इंडस्ट्री क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. थर्ड आता है हमारा सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग. इंडस्ट्री क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग के लिए. यूज ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, threshers and harvesters in farming has become possible only owing to the growth and development of industry. अब जैसे कि खेती करने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, ट्रेशर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टर्स का यूज़ करते हैं. तो ये सब किस वजह से, क्या कैसे मिल पाए हमें, कि क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया. Mechanization has caused an exponential rise in farm productivity. अब ये जो मैकेनाइजेशन किया हम लोगों ने फार्मिंग में, इससे क्या हुआ कि जो फार्म प्रोडक्टिविटी थी उसमें बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिला. इट इज़ ओइंग टू मैकेनाइजेशन in farming that India has succeeded in producing enough food for the second most populated country in the वर्ल्ड. इस वजह से क्या हुआ, इंडिया ने ये जो मैकेनाइजेशन यूज़ किया, ठीक, या अपनी फार्मिंग में मैकेनिक इंडस्ट्री का जो ग्रो है उससे क्या हुआ कि अब इंडिया इतना फूड प्रोड्यूस कर लेती है कि वो, आप सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. ठीक, तो इस वजह से क्या है कि वो अपना जो पॉपुलेशन है उसको फीड करा सके फूड, इतना वो फूड अब प्रोड्यूस करने लगी है. फोर्थ है हमारा इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद दीज ऑब्जर्वेशन. अब क्या ऑब्जर्वेशन है इसके लिए, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल. अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो क्या होगा, जो ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड रह जाएगा. और कहाँ पर रह जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल, केवल सर्वाइवल के लिए फूड प्रोडक्शन करने पर ही रह जाएगा वो. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडेड न्यू डायमेंशंस टू ह्यूमन लाइफ. इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ है, न्यू डायमेंशंस मिले ह्यूमन लाइफ को. इट हैज़ जनरेटेड अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक, एंडलेस कंजम्पशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमरिज्म क्या हो गया हमारा, एंडलेस कंजम्पशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. अर्बनाइजेशन हैज़ लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, इससे जो हमारी सिविलाइजेशन है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली.
पीपुल बिकम कॉन्शियस टू देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जो लोग थे वो क्या होने लगे थे, अपनी क्वालिटी, जो लाइफ क्वालिटी है उसके बारे में कॉन्शियस हो गए थे या सजग हो गए थे। दे वर्क हार्ड टू अचीव देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, सॉरी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। अब वो ज़्यादा या हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए या एक बेटर स्किल्स के लिए अब वो अच्छे, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने लगे थे। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज़ आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। जो अलग अलग टाइप की जो सोसाइटीज़ थी वो क्या हो गई थी, अब एक दूसरे क्लोज आने लगी थी। द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर मर्जिंग इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी। जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो अब ग्लोबल इकोनॉमी में मर्ज होती जा रही थी। नेक्स्ट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अब ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई इकोनॉमी में। इंडस्ट्री ट्रेंड टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, अब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में फैल चुकी है। As it spreads, there is an expansion of infrastructural facilities such as means of transport and communication, banking and insurance services, power and the like। ठीक, इससे क्या हुआ, ये जो एक्सपेंशन किया है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया या कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है, या बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पावर हो गया, इस तरीके की जो सर्विसेज थी वो क्या हो गई, अब इनका भी एक्सपेंशन होने लगा। इनफैक्ट बोथ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। The growth of one escalates the growth of the other। अगर किसी एक में ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे में ग्रोथ दिखाने लगेगी। ठीक, सेवेंथ है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। ठीक, ये क्या है इसको समझते हैं। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली related to each other that industrialization is often taken as a sine qua non of growth। अब हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ प्रोसेस क्या है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो implying that growth occurs as and when industrialization spreads। इसलिए इससे क्या होता है कि ग्रोथ तब हो सकती है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, स्प्रेड होगा। It is a fact that most developed countries today are industrialized countries। तो ये एक तरीके से फैक्ट है कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या हैं, आज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कहलाती हैं, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इमर्ज एज एन इनएविटेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। क्लियर है ये सबको। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस देखे। ठीक है, तो आपका काम ये वीडियो को देखना, अच्छे से समझना और आगे काम करना।